आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। एक ऐसे वक्त में जब गजा में बारिश और ठंड के दौरान इजराइल ने इमदाद बंद कर दी है, मगरबी किनारे में फलस्तीनी आबादी को घरों से बेदखल किया जा रहा है और गजा में भी इजरायली फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। ऐसे में गजा अमन मंसूबे से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान से मुतल्लिक करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया है। करारदाद में माजी के मुस्तवदे के बरअक्स मुस्तकबिल में एक मुमकिन फलस्तीनी रियासत का जिक्र भी किया गया है। करारदाद के हक में 14 वोट डाले गए हैं, जबकि किसी भी मुल्क ने मुखालिफत नहीं की। अलबत्ता रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद बगैर किसी रुकावट मंजूर कर ली गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने गजा मंसूबे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने इस करारदाद के हक में वोट दिया है, जिसका फौरी मकसद ये था कि खून रेजी रोकी जाए, मासूम फलस्तीनियों बशमूल खवातीन और बच्चों की जानें बचाई जाए, जंगबंदी कायम रखी जाए, जरूरी वसी पैमाने पर इंसानी मदद फराहम की जाए और इजरायली फौज को गजा से मुकम्मल तौर पर निकाला जाए। खैर मकदम के अलावा आसिम इफ्तिखार ने अलबत्ता ये भी वाज़े किया है कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने न सिर्फ अरब ममालिक की तजवीज़ की हमायत की, बल्कि अपनी भी कुछ रिकमेंडेशंस मुतारिफ करवाई कि जिनमें कुछ को मान लिया गया, जैसे जंगबंदी को बरकरार रखना और काउंसिल को रिपोर्ट करना, लेकिन कुछ तजवीज़ को तस्लीम नहीं किया गया। जिन तजवीज़ को शामिल नहीं किया गया है उनमें आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए वाज़े तरीक़ाकार, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और बोर्ड ऑफ पीस के बारे में मुकम्मल वज़ाहत शामिल है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने यह भी कहा है कि फ़लस्तीन के अवाम का हक़ खुद इरादियत गैर मशरूत होना चाहिए और बोर्ड ऑफ पीस की हैसियत आर्जी हो, ना कि वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मुतबादिल बन जाए। इस्लामी जिहाद ने करारदाद के खतरनाक पहलुओं को उजागर करते हुए कहा है कि यह फैसला गजा के मुहासरा शुदा खित्ते को बाकी फ़लस्तीनी सरजमीन से काट देता है और ऐसे नए हक़ाइक़ मुसल्लत करता है कि जो हमारे अवाम के असूली मौक़िफ़, मुसलमान कौमी हकूक़ और उनके हक़ खुद इरादियत के सरासर खिलाफ हैं। डॉन न्यूज़ ने एक सीनियर सफारतकार का हवाला देते हुए लिखा कि चीन और रूस अमरीकी करारदाद को वीटो करने की बजाय गैर हाजिरी इख्तियार करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो शदीद एक प्रेशर के अंदर तशद्दुद दोबारा भड़क उठ सकता है। जबकि एक सफारतकार से जब पूछा गया कि मुस्लिम ममालिक ने अमरीकी करारदाद की हमायत क्यों की, तो सफारतकार का यह जवाब था कि कोई भी नहीं चाहता कि फ़लस्तीनी नस्ल कुशी दोबारा शुरू हो। डॉन न्यूज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तकिल मुबस्सिर रियाज मंसूर ने पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर मुनीर अकरम से मुलाकात का हवाला देते हुए लिखा कि दोनों के दरमियान इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि गजा में खून रेजी फ़ौरन रुकनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मिशन ने गजा मंसूबे की हमायत में मंजूर की गई करारदाद का खैर मकदम करते हुए कहा कि अमरीकी मंसूबा गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी की तौसीक करता है और साथ ही फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तौसीक भी करता है। करारदाद के मतन के मुताबिक एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स कायम की जाएगी जो इजराइल, मिस्र और नई तरबियत याफ्ता फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर सरहदी इलाकों को महफूज बनाए और गजा की पट्टी को गैर फौजी बनाने में मदद फराहम करे। इसके अलावा ISF गैर रियासती मुसल्लह ग्रोहों से हथियारों के मुस्तकिल खात्मे, शहरियों की हिफाजत और इंसानी इमदाद की राहदारियों को महफूज बनाने पर भी काम करेगा। साथ ही इस करारदाद के तहत गजा में एक अबूरी गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील की इजाज़त देगा, जिसकी सदारत सदर ट्रंप नजरियाती तौर पर करेंगे और इसका मैंडेट 2027 के आखिर तक जारी रहेगा। नाज़रीन, माजी के मुसव्वदों के बरअक्स सलामती काउंसिल से मंजूर की गई करारदाद में मुस्तकबिल में एक मुमकिना फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र भी है। मुसव्वदे में कहा गया है कि एक बार जब फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इस्लाहात की दरख्वास्त की है और गजा की तमीर नौ का काम जारी है, हालात आखिरकार फ़लस्तीनियों की खुद इरादियत और रियासती हैसियत के लिए एक काबिल एतबार रास्ते के लिए हो सकते हैं। गजा के मुस्तकबिल से मुतल्लिक सलामती काउंसिल से पास की गई करारदाद की मंजूरी से मुतल्लिक द गार्डियन ने अपने तज्जिए वन ऑफ द ऑडेस्ट UN resolutions in history seeks to solidify shaky Gaza ceasefire into an enduring peace में लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ट्रंप की जानिब से
तजवीज़ किए गए एक ऐसे बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र करती है कि जो बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स को सुपरवाइज करेगा, मगर अभी तक ये किसी को मालूम नहीं कि बोर्ड ऑफ पीस और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के मेंबरान कौन होंगे। द गार्डियन के मुताबिक करारदाद की मंजूरी के बाद यह तो तय हो गया है कि गजा अमली तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में आ गया है, लेकिन अभी तक किसी को यह नहीं मालूम कि टोनी ब्लेयर के अलावा बोर्ड ऑफ पीस के मेंबरान कौन होंगे। अभी तक यह भी वजह नहीं कि फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल कमेटी के मेंबरान में कौन से फलस्तीनी शामिल होंगे, और ना ही यह वाज़ेह है कि उन टेक्नोक्रेट्स के लिए स्टैंडर्ड या मेयार क्या होगा। द गार्डियन ने फलस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक़ करारदाद में मुबहम अल्फाज के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि करारदाद में फलस्तीनी रियासत के क़याम को मुस्तकबिल के वाक़यात और पेश रफ्त से नत्थी तो कर दिया गया है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए वो कौन से अवामिल होंगे कि जिन्हें पूरा करने के बाद फलस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी। ट्रंप मंसूबे की सलामती काउंसिल से मंजूरी पर CNN ने मगरबी सफारतकारों का हवाला देते हुए लिखा है कि जामे तफसीलात से आ रही मंजूर की गई करारदाद पर अमल दरामद करवाना बहुत मुश्किल होगा, और चूंकि टाइम लाइन्स गैर वाज़ेह हैं तो ऐसे में गजा को फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने से मुतल्लिक भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए दोहा यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर मोहम्मद अल मिस्री ने भी फलस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक करारदाद में इस्तेमाल किए गए अल्फाज को मुबहम यानी कि वेग करार दिया है, और ये कहा है कि जिन कंडीशंस को फलस्तीनी रियासत के क़याम से नत्थी किया गया है उन शराइत को तय कौन करेगा और वो शराइत होंगी क्या। इसी तरह फलस्तीन पर इजरायली कब्जे पर तो पूरी दुनिया का इत्तफाक है, मगर इस कब्जे से मुतल्लिक भी करारदाद खामोश है। दिलचस्प बात यह है कि कोई एक भी फलस्तीनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं जिसने इस करारदाद की हमायत नहीं की। फलस्तीनी अवाम अभी तक करारदाद की मंजूरी से मुतल्लिक बिल्कुल खामोश है। फलस्तीनी अवाम का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, मगर दूसरी जानिब करारदाद की मंजूरी और जंगबंदी के बावजूद इजराइल मगरबी किनारे और गजा में फलस्तीनी अवाम को निशाना बना रहा है। गजा में बारिश और ठंड के दौरान इजराइल ने एक बार फिर इमदाद बंद कर दी है। इमदाद की अदम फरामी के बायस जंग ज़दा शहरी गीले और कीचड़ ज़दा कैंपों में रहने पर मजबूर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 13 लाख फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान मौजूद है, मगर इजराइल की जानिब से इमदादी सरगर्मियों की बंदिश के बायस ये सामान तकसीम और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इमदादी रुकावटों के नतीजे में लाखों अफराद खुले आसमान तले मौसम की सख्तियां झील रहे हैं, और अगर जल्द इमदाद ना पहुंचाई गई तो लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी मुआहिदे की इजरायली खिलाफ वर्जियां भी मुसलसल जारी हैं। इदाद शुमार के मुताबिक रवां साल 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद से अब तक एज वी स्पीक 274 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जबकि इजरायली कार्रवाइयों में 1,500 से जायद इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इजराइल ने फलस्तीनी रियासत के क़याम की एक बार फिर सख्ती से मुखालिफत की है और यह कहा है कि किसी भी सरजमीन पर फलस्तीनी रियासत के लिए हमारी मुखालिफत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मगर इजराइल ने ट्रंप के अमन मंसूबे में हमास को गैर मुसल्लह करने और गजा की तामीर नौ को अमन और खुशहाली का बायस करार देते हुए यह जरूर कहा है कि यह मंसूबा अब्राहम अकॉर्ड की तौसी का बायस बनेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद की मंजूरी के बाद अब यह खबर भी सामने आई है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे और दौरे के दौरान अमरीकी सदर सऊदी अरब को F-35 जंगी जहाजों की फरोख्त का उनकी मौजूदगी में ऐलान भी करेंगे। BBC के मुताबिक सऊदी वली अहद के अमरीका पहुंचने से कबल सदर ट्रंप ने F-35 जेट तैयारों की फरोख्त का ऐलान तो किया है, लेकिन सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद हो सकता है कि सदर ट्रंप डिफेंस और सिविलियन न्यूक्लियर पावर के हवाले से भी कोई वाज़ेह बयान दें। अमरीका के आला ओहदेदार ये दावा भी कर रहे हैं कि मुलाकात के दौरान हो सकता है कि सदर ट्रंप सऊदी अरब पर जोर दें कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करके इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। लेकिन अब से कुछ देर पहले द इकोनॉमिस्ट में खबर शाया हुई है द सऊदी अरेबिया इज इन नो हरी टू जॉइन अब्राहम अकॉर्ड्स। मोहम्मद बिन सलमान नो लॉन्गर नीड्स टू रिकॉग्नाइज इजराइल टू वू अमेरिका, यानी कि सऊदी अरब किसी जल्दी में नहीं है इब्राहिमी मुआहिदों को तस्लीम करने के हवाले से, इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी कोई प्रेशर और जल्दी सऊदी अरब को नहीं है। नाज़रीन, सलामती काउंसिल की तरफ से सदर ट्रंप के अमन मंसूबे से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है, जिनका जिक्र आलमी जरीदों ने अपने तज्जियों में किया है। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान ने फलस्तीनी रियासत से मुतल्लिक गैर मुबहम करारदाद की मंजूरी के लिए वोट क्यों डाला। मगर बहरहाल पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान भी
फलस्तीनी नस्लकुशी रोकने के लिए अभी भी मुतहर्रिक है। छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के आइन का हिस्सा बनने के फकत 4 दिन बाद वफाकी आईनी अदालत का क़याम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की असर 9 तश्कील दी जा चुकी है। वफाकी आईनी अदालत के 9 जज हल्फ भी उठा चुके हैं। तहम अदालती अहातों में मजीद इस्तीफों की बाज़गश्त और ऐवान के बाहर अपोजिशन का एहतजाज बदस्तूर जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में नए आईनी ढांचे के तहत 3 अहम तरीन आईनी और अदालती इदारों में तकर्रियां की गई हैं। ये 3 अहम इदारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि जजों के एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बेंचेस बनाने और मुकदमात मुकर्रर करने की जिम्मेदारी जिनके पास है, जबकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया में जजों की तैनाती करती है। जारी एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर तरीन जज करेगा कि जो कि इस सूरत में चीफ जस्टिस याया अफरीदी ही हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को शामिल कर लिया गया है। अब यह कमेटी चीफ जस्टिस, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल पर मुश्तमिल होगी, जबकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस याया अफरीदी, वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वफाकी वजीर कानून तारड़ साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एहसन भून, कौमी असम्बली के 2 अरकान, सेनेट के 2 अरकान शामिल होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का रुकन भी बना दिया गया है, जबकि वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जारी एलामिया में यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि जस्टिस मंदोखेल की नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस की मुशावरत से की गई है, ताकि अदलिया के मुख्तलिफ इदारों में शफाफियत और मौसर कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याया अफरीदी और चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुश्तरका तौर पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को नामजद किया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पहले आईनी बेंचों के लिए मास्टर ऑफ द रोस्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जस्टिस मंदोखेल माजी में जेसीपी के रुकन के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उनके अलावा वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान पार्लियामान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। ताहम द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील, जजों की तकर्री, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नई तरतीब और हाई कोर्ट के जजों के तबादले पर एक बार फिर शदीद तशवीश का इजहार किया है। ICJ के मुताबिक इस तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पर अपील का फोरम रह जाएगा। आईनी तशरीह का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएगा। ICJ का यह कहना है कि वफाकी आईनी अदालत के पहले जज को वजीर आजम की एडवाइस पर सदर का मुकर्रर करना, जबकि मुस्तकबिल की तैनातियां जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पर होंगी, लेकिन तरमीम में तैनाती के मेयार या फिर असूल वाजे नहीं किए गए। 27वीं आईनी तरमीम से बिलावास्ता जुड़ा दूसरा अहम मामला जजेस के इस्तीफों का है। इतलात हैं कि हाई कोर्ट के जजों को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर करने का इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने पर हाई कोर्ट के मजीद 4 जजेस का इस्तीफा मुतवक्के है। इन 4 जजों ने हाल ही में अपनी हाई कोर्ट के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी राब्ता करके रिटायरमेंट के बाद अपनी मर्रात की मुफस्सिल मालूमात तलब की हैं। ज़बानी तलब की गई ये मालूमात पेंशन के फवायद और जिन तारीखों पर ये फवायद मिल सकते हैं, इनकी तफसीलात हैं। मुसद्दका इतलात के मुताबिक मालूमात तलब करने वाले ये जज, जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुमकिना तौर पर हुकूमत की जानिब से ट्रांसफर किए जाने वाले जजेस की फहरिस्त में शामिल हैं, इस ऑप्शन पर भी गौर कर रहे हैं कि नए सूबों में ट्रांसफर होने की बजाय इस्तीफा दे दिया जाए। इस्तीफे देने वाले जजों से मुतल्लिक हुकूमत की एक राय यह है कि ये तो सियासी ज़मीर हैं जो अब जागे हैं, और जजेस ट्रांसफर से मुतल्लिक दूसरी राय यह है कि रीशफलिंग ज़रूरी है ताकि ऐसे जजों के रवैये के मसाइल को हल किया जा सके जो हुकूमत के बकौल अदलिया की बेतौकीरी का सबब बने हैं। तहम 27वीं तरमीम के बाद अदालती अहातों में जजेस के उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर और जजेस का इख्तियार बदस्तूर मौजूए गुफ्तगू है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हाशिम काकड़ एक केस की समाअत कर रहे थे। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने जजेस के इख्तियार से मुतल्लिक दिलचस्प रिमार्क्स दिए और कमरा अदालत कहकों से गूंज उठा।
सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद की ट्रायल कोर्ट के पुलिस अफसर के खिलाफ दी गई ऑब्जर्वेशंस के खिलाफ अपील पर समाअत हो रही थी। जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया कि शाह खावर साहब, ये तो आपके साथ पुलिस वाला खड़ा है, क्या यही DIG हैं? शाह खावर ने जवाब दिया कि जी माय लॉर्ड, यही हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि ये देखिए, ये यहाँ खड़ा हमें डरा रहा है। अरे भाई, हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा। 27वीं आईनी तरमीम से जुड़ा तीसरा पहलू अपोजिशन के मुल्कीर एहतजाज का है। आज मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सरबरा अलामा राजा नासिर अब्बास, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकम राजा और साबिक़ कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर शामिल थे। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली से चेयरिंग क्रॉस तक मार्च किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई ने ऐलान किया है कि हम एक बड़ी अपोजिशन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। 27वीं तरमीम के खिलाफ जुमे को पूरे पाकिस्तान में यौम सयाम मनाया जाएगा। मैं आप 28वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए ये 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रहे हैं। इनकी कोशिश यही है कि अदलिया को ऐसे साइड लाइन करके कुछ हासिल कर लेंगे। अदलिया को कभी आप साइड लाइन ना करें। आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं और इसके लिए जारी रखें। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ उनके साबिक वकील फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली अफनानुल्लाह मौजूद हैं। फैसल, आपसे आगाज करूंगी। पहले फरमाई दीजिएगा कि अब महमूद खान अचकज़ई ने एक अपोजिशन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया है कि फिर जुमे को पूरे के पूरे मुल्क में यौम सियाम मनाने का भी ऐलान कर दिया है। अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? आपको लग रहा है कि इससे अब कोई फर्क पड़ सकेगा? अब तो ना सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बन गया है बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर-ए-नौ कॉम्पोजिशन, जुडिशल कमीशन की असर-ए-नौ कॉम्पोजिशन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की, ये इधर भी तमाम तर तैनातियां जो हैं वो होती चली जा रही हैं। नहीं, डेफिनेटली आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपने गिवन सर्कमस्टांसेस में ये भी तो देखना है ना कि जितनी स्पेस पीटीआई को अवेलेबल है और जितना उनके साथ स्टेट जो है सख्तियां कर रही है, उसमें जितने भी आवाज उठ सकती है, कम से कम अपोजिशन के होने का एहसास भी जो है जो इस वक्त हालात हैं उसमें एक अच्छी बात है। और ये एक पुरअमन एहतजाज जो है ये तो एक तरीक़ेकार है, सियासी तरीक़ेकार है और इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बाकी फ़ायदा नुकसान तो वहाँ पे होता है ना जहाँ पे कोई सियासत हो, किसी रूल के तहत, कोई कवानीन के तहत, कोई आइन के तहत। मगर इस पूरी सूरत हाल में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस अफनान वो बहुत सख्त रद्द अमल दिया जा रहा है वहाँ से। वफाकी आइनी अदालत की तश्कील, जजों की अपॉइंटमेंट्स हो, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नई तरतीब हो, फिर हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर्स हों, और ये इस्तिस्ना के हवाले से भी एक बार फिर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और ICJ के मुताबिक तो आपकी अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पर अपील का फॉरम ही रह जाएगी, फिर आइनी तशरीह का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल होने से तमाम का तमाम सेटअप जो है और बैलेंस ऑफ पावर खराब हो गया है। वफाकी आइनी अदालत के पहले जज को एग्जीक्यूटिव की तरफ से अपॉइंट करना, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेजिस्टेंस आ रही है और आप देख रहे हैं कि एक पुश बैक आ रहा है, आपको लग रहा है ये आप फ्लो में ले जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये जो कुछ 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम में हुआ है, इसको आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझने की कोशिश करें। देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस अदलिया को बहाल कराने के लिए अपनी जान हथेली पे रखी और वो लाहौर से निकले और गुजरावाला तक पहुँचे तो ये अदलिया बहाल हुई। और इसके लिए पूरी एक बड़ी लंबी चौड़ी एक तहरीक चलाई गई और उसमें बड़े लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन की और ये अदलिया बहाल हुई। तो हम सबका ये ख्याल था कि इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक लोगों को इंसाफ मिलेगा। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ, बिलखुसूस जो पनामा का फ़ैसला आया और वहाँ पे नारे लग रहे थे कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के, RTS के ऊपर जो मामलात हुए, एक वज़ीर आज़म को घर से निकाल दिए, उससे वज़ारत उज़्मा से निकाल दिया, फिर उसके बाद एक और बेंच बनी उसी तरह की और उन्होंने कहा कि ये काफ़ी नहीं है, अब इनको ताहयात नाअहल भी किया। अच्छा सर, मुझे फिर उसके बाद एक और बेंच बनी। साहब, आपकी जमात को सिलेक्टिव एमनीजिया हो जाता है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला था ना, तो मेरी गुजारिश जल्द से जुलूस से मियां साहब ने बड़ी रौनक के अंदर इसको सराहा। मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, बात ये है कि एक चीज़ गलत हो रही थी, ठीक है ना,
मैंने उसका आपको एविडेंस दे दिया है कि वहाँ पे सियासत हो रही मियां साहब उसे सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे फिर? उस सियासत को जब ये जो मैंने आपको फैसले बताए हैं, इन फैसलों के अंदर क्या सियासत नहीं हो रही थी? जो मैंने बताई है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए मेरी ना। गुजारिश, मैं आपने बात पूरी कर गिलानी लूँ ना, मैं बात पूरी कर लूँ, मैं गिलानी साहब के ऊपर आता हूँ। देखिए बात ये है कि ये बियॉन्ड एनी डाउट है कि कोर्ट रूम नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट में सियासत हो रही थी और वो अपने मनपसंद लोगों को मतलब कि आप 63A का फैसला, मैं जरा प्रोड्यूसर्स को भी कहूंगी, नवाज शरीफ साहब का कल का जलसा भी नकाले में चलाना चाहूंगी। 63A का फैसला जब इन्होंने दिया तो इन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि पार्टी का सरबराह जो है वो उसने फैसले करने होते हैं कि पार्लियामेंट कैसे चलेगी, इसलिए जो है वो नाअहल आदमी जो है वो उस पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। फिर उसी 63A की डेफिनेशन जब पंजाब में हमारी हुकूमत थी और उसको गिराना था तो कह दिया कि अब पार्टी का सरबराह नहीं करेगा फैसले, बल्कि पार्लियामानी लीडर करेगा, सिर्फ हमारी हुकूमत गिराने के लिए। जब आपने इस आइन की धज्जियाँ खुद सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाई, जब चीफ जस्टिस जो है वो जाके सियासतें कर रहे थे, पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे थे, PKLI को बंद करवाया, जज जो है वो डैम बना रहे हैं, जब ये हरकतें की हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे पहुंचे हैं। ये अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपको ये वाली बात समझनी चाहिए। फिर जो ये बात कही जाती है कि जी जुडिशल कमीशन जो है वो जो है आइन ख़त्म हो गया, कानून ख़त्म हो गया, भाई पहले जो पावर्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास थी वो पावर जो है वो अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ गई है, जिसके अंदर अपोजिशन भी है, जिसमें इंतज़ामिया भी है, मुकन्ना भी है और जिसके अंदर जो है वो अदलिया भी है। तो सर एक सेकंड, क्या बुराई है? क्या बुराई है फैसल साहब? मसला क्या है आप लोगों को? आप लोग बोर हो रहे होते हैं तो एहतजाज करते हैं? नहीं, जुडिशल कमीशन की आप जरा हैयत पढ़ लेना, जिस तरह की मामला वहाँ पे है। आप देखिए ना वहाँ पे तो जो मेजोरिटी है वो तो एग्जेक्टिव के हाथ में है, और दूसरा ये वहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट्स होनी है वो तो एग्जेक्टिव की मर्जी से होनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी इस तरह से हुआ है, और अभी आप मुझे देखिए FCC आपने बनाई है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में। प्रॉब्लम जो है वो फोरम से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स का है। आप जिस तरीके से वहाँ पे जजेस आपने लगाए हैं, उन मास जजेस के जो क्रेडेंशियल्स कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आपने आज तक कोई बतौर वकील या बतौर जज भी उनके आपने नहीं पढ़ा होगा। देखिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये सब्जेक्ट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं वकील और जो जजेस इसमें जो है वो माहिर होते हैं या इस पे कमांड रखते हैं वो बहुत कम है। आपने जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स की हैं FCC में उसकी तो बात ही छोड़े, और ये बात आप इंतहाई गलत बात मैं अफनान भाई से बिल्कुल खिलाफ करता हूँ। आपने सबसे पहले अदालत का सियासी इस्तेमाल मियां नवाज शरीफ साहब ने किया मेमो गेट में। गिलानी साहब का जड़ों में बैठने वाली नून लीग थी, इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को उस वक्त टारगेट करने वाली नून लीग थी। उसके बाद इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मियां साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी ने 184(3) का बेईमाना इस्तेमाल किया, लेकिन उसके साथ साथ 5 ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इसको हाथ तक नहीं लगाया, जिसमें बदयाल साहब भी थे, गुलजार साहब भी थे, खोसा साहब भी थे, जिसमें नासिर मुल्क साहब थे, जलानी साहब थे। इन लोगों ने तो बिल्कुल 184(3) में बिल्कुल कोई एक मुकदमा भी नहीं सुना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये सियासत हो रही थी? अफनान, अब ICJ का ये भी मानना है कि ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव की तरफ से आप लोगों ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया, लेकिन मुस्तकबिल की तैनातियां भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पर होंगी। वहां पलड़ा भारी है सर एग्जीक्यूटिव का, चाहे आपका बार का बंदा हो या स्पीकर का नामजद बंदा हो, लेकिन अब तरमीम में तैनाती के मेयार या असूल भी वाजे नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है सर कि अब आप तैनातियां जो करेंगे, कर चुके हैं बल्कि, वो किस मेयार पे वजीर आजम ने करनी है, या जुडिशल कमीशन में भी जो होंगी वो किस मेयार पे की जा रही हैं, कुछ वाजे नहीं है। देखिए बात ये है कि ये बात गलत है ये कहना कि जी वहाँ पे इंतज़ामिया जो है उसकी मेजॉरिटी है। आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन को आप देख लें। देखा है सर, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है सर। ऑन पेपर आप टेक्निकली बात करें तो वो अलग बात है, किसकी सरपरस्ती किससे हो रही है वो भी आप एस एम भून साहब सर किसकी आशीर्वाद से चलते हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है। वो तो अगर आपका हामिद खान जीत जाता तो फिर वो किसके आशीर्वाद से चलता? वो भी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए बात ये है कि क्या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस हैं? 5। अब देखिए ना, जजेस की हैयत के ऊपर तो हम सवाल करने जोगी नहीं है ना सर। मेरी गुजारिश, जिस तरह आप लोग मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मैं उनको तैनात किस तरह करते हैं ये बताने की भी आप लोग जोगी नहीं है। उसको भी एड्रेस करता हूँ, मेरी गुजारिश तो सुन लें। देखिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस हैं, 5 जो हैं आपके सेनेटर और MNA हैं, एक आपका पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा जिसका कोई इंतजामिया से ताल्लुक नहीं है, और 2 मेरी गुजारिश तो आप देखें, आवाम को डिसाइड करने देना। मेरी गुजारिश तो सुनिए, आवाम भी समझ गई है। आवाम नहीं समझी, आप मेरी गुजारिश सुने ना। देखें बात यह है कि लॉ मिनिस्टर
और अटॉर्नी जनरल हुकूमत के नुमाइंदे हो वो सकते आपके, हैं। हाँ, 13 में से नहीं, दो 13 में से 2, बिल्कुल। ठीक है ना। अब आप अगर आप ये समझती हैं कि 5 जजेस भी बिके हुए हैं, आपके ऑपोजिशन का 1 सेनेटर और 1 MNA भी बिका हुआ है, 7 हो गए। और पाकिस्तान बार काउंसिल का करें सर, चले, मैं कह रहा हूं बिका हुआ नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप सिर्फ फैसले और स्टांस देख लिया करें, कॉम्प्रोमाइज देगा, ठीक है ना। ये तो फिर कोई इलाज नहीं है। फैसले बोलते हैं ना सर, फैसले अटॉर्नी जनरल का भी मौकफ बोलता है, ही इज द तो प्राइम अटॉर्नी जनरल ऑफिसर, तो हुकूमत का ही कर ठीक रहे है, हैं ना, बिल्कुल उसमें मैं प्राइम तो मान ऑफिसर रहा हूं। हैज टू गिव द, लेकिन ये बात गलत है कि हुकूमत का वहां पे कंट्रोल है। कैसे हुकूमत का कंट्रोल है, मुझे चलें, बता अब दें। ये एक ला हासिल बहस है ना सर। हासिल बहस नहीं है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। जब आप रिसीविंग एंड पे होंगे फिर आपको ये कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं लगेगी। हम रिसीविंग एंड में बहुत रह चुके हैं। मगर एक बात समझाते हैं, एक बात मुझे आप एक सेकंड सर, 100 बातों की एक बात मैं बार-बार, अगर आप ये समझती हैं कि जुडिशल कमीशन में इंतजामिया का है तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है सर। मैं आपसे किसी के पास कोई इलाज चाह भी नहीं रही, मैं तो आपसे एक और सवाल नहीं। का जवाब चाह रही हूँ। मुझे बताइए कि वजीर आजम ने जो तैनाती की है किस मेयार के ऊपर की है, किस क्राइटेरिया पे की है, ये नहीं समझ आ रही बस। इस मेयार पे की है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चिकन एंड एग की सिचुएशन थी कि पहले आप चीफ जस्टिस लगाएंगे कि पहले आप जुडिशल कमीशन से जाके जज लगवाएंगे, क्योंकि उसकी कंपोजिशन पूरी तब होती जब चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता। इसलिए हमने उनको पहले वहां पे अपॉइंट किया। और कौन से जजेस हैं, कोई आसमान से तो जजेस उतरे नहीं, वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहां पे चले गए। इसको इतना बड़ा जो है वो इशू, बात ये है कि क्या अदलिया ने बार बार इंतजामिया का रोल नहीं लिया? क्या एक मैं आपको केस सुना देता हूँ कि एक चीफ जस्टिस ने, एक एक्ट्रेस थी, वो उनके पास कुछ था सामान ऐसा काबिल एतराज़, वो पकड़ी गई एयरपोर्ट पे। अगले दिन सुबह जो है वो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने सो मोटो ले लिया। साकिब निसार साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं PKLI को बंद करवा दिया, मैं शेख रशीद की कैंपेन चलाऊंगा। भाई ये कौन से काम थे जो आप लोग किन चीज़ों, वो बंदयाल साहब जो है वो हर फैसले में बेंच फिक्सिंग कर रहे थे, ये कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे थे। गुलजार साहब, बंदयाल साहब, खोजा साहब, ये साकिब निसार, ये सब बेंच फिक्सिंग करते थे, लगाते ना बाकी जजों को अपने बेंच के अंदर। और काजी साहब का फैसले मौरख कैसे लिखेगा सर? बिल्कुल बहुत निशान आप लोगों से शेर का निशान ले लें, कोई मसला नहीं है। देखिए हमसे लिया था ना शेर का निशान, वो लिया तो गलत था ना सर, आपने कितनी धाड़े मारी थी बड़े तब। खुश थे, वो बिल्कुल खुश नहीं थे। आप प्रोग्राम्स निकाल के देखें, आपके हक में बात की थी, आपका सेनेट का इलेक्शन मुतासिर हो रहा था, बिल्कुल खुश हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ सर। और आपकी सियासत, फैसला आया उस दिन आपकी सियासत टिट फॉर टैट है उसका जो है। हमारा सियासत ये है कि जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने फिक्स करना है, टिट फॉर टैट नहीं है। बात ये है कि एक पावर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे थी, जो बाकायदा जिसका अब्यूज़ हुआ, उसको हमने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया, जिसमें इंतजामिया भी है, मुकन्नना भी है और अदलिया भी है। इसमें क्या बुराई है? अफनान, ये अब देखिए, एक तरफ ये लोग सड़कों पे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनली भी पुशबैक आ रहा है, तरमीम को रद्द किया जा रहा है, तीसरी जगह हम देख रहे हैं कि जजेस के जो इस्तीफे आ रहे हैं उनको आप कह रहे हैं कि सियासी ज़मीर हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी इस तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आयशा आलिया नीलम साहिबा ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दी है। मगर क्यों दिया है? ये कुछ कर भी सकते हैं। आप लोगों ने तो ये भी कह दिया कि अब इन तरमीम को कोई देख भी नहीं सकती मुल्क की कोई अदालत, तो क्यों किया उन्होंने ये? देखिए मुल्क की कोई अदालत माजी में भी किसी आईनी तरमीम को नहीं, पाबंदी की बात नहीं है, अगर इससे निकलना कुछ नहीं है तो फिर किया क्यों है? नहीं उस पे तो जाहिर है अगर अदालत स्टैंड करेगी, स्टैंड कर भी क्या स्टैंड करेगी सर? अफनान बताइए ना, कर सकती है? आपने कहा नहीं है इस तरमीम में कि मुल्क की कोई अदालत नहीं इसके ऊपर सवाल उठा सकती? मुल्क की कोई अदालत कभी भी जो है वो आईनी तरमीम को नहीं कर सकती थी किसी भी तौर पे। मतलब ये देखें, आइन में तरमीम करने का अख्तियार सिर्फ पार्लियामान का है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकते। कानून को ये हुआ है हमारी हिस्ट्री में कि कानून को ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया, वो अभी भी कर, अब जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर सकेगी। तो ये बात कहना कि जी ये इंटरनेशनल जो है वो पुशबैक भी है, और ये इसके ऊपर बात ये है कि पूरी की पूरी जब इसके ऊपर डिबेट हुई है पार्लियामान में, तो PTI के किसी एक नुमाइंदे ने भी खड़े होकर ये नहीं बताया कि इस सिक को तब्दील कर दें, इस सिक को इधर ना करें, वोट तक नहीं डाला। अफनान, आप कह रहे हैं ये नहीं बताया, तो इसके खिलाफ वोट तक नहीं डाला। वोट तक ना डाले, लेकिन आपने फिर अपनी कंट्रीब्यूशन तो करें ना। आप पार्लियामान में बैठे, आपसे बेहतर तो JUI वाले हुए। बात ये है कि अगर आपने खाली तनकीद बराए तनकीद करनी है तो फिर तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर जब कानून बन रहा था उस वक्त आपको कमेटी में जाके अपनी इनपुट देनी चाहिए थी। पिछली दफा आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनवाया था, 26वीं आईनी तरमीम में PTI इसमें ऑन बोर्ड थी। इस दफा जो है वो इन्होंने कहा कि हम कहीं पे जाएंगे नहीं। भाई फिर अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आपकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। बात यह है कि जो मैंने सारी बात कही है, जो कानून बना है, या तो उसकी कोई शिक निकाल के आप मुझे ये बताएं कि जी बड़ा गैर कानूनी काम हो गया है, गैर आईनी हो गया है। एक बड़ी खबर आपसे शेयर करने से पहले फैसल मुझे एब्सटेन का बताइएगा ना ही स्टैंडिंग कमिटीज में जाके आपने कोई मायने खेज मुशावरत की, अपना इनपुट दिया, रिकॉर्ड पे तो आ जाता।
सर आप लोगों ने रिकॉर्ड पे अपना वोट भी नहीं डाला इस तरमीम के खिलाफ। आप बिल्कुल डर मर गए हैं सर, या बिल्कुल ही पार्लिमानी कोई स्पिरिट है नहीं? ये असल में प्रॉब्लम ये है ना उसका, आप जब वोट नहीं देते तो आप स्पेस तो खुद दे रहे हैं, तो मुझे कोई मंतक बता दीजिए। स्पेस भी दे रहे हैं, दूसरी आप हर जगह पे जाके आप वहां पे उठ के एब्सटेन करके आप तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरी नजर में आपको वहां पे जाके प्रॉपर तकरीरें करनी चाहिए थी, वोट डालनी चाहिए थी। आपको इस तरमीम के खिलाफ वोट डालने में कोई वजन नहीं लगता सर? आप कॉपियां फाड़ रहे थे, डेस्क बजा रहे थे, धरने दे रहे थे उधर। नहीं देखिए, आपने जब वोट नहीं डाला फिर आपने कमेटियों से इस्तीफा दिया ना, ये कुछ सियासी से सोचते हैं। आपने सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से लड़ाई करनी है तो फिर तो नहीं हो सकती। नहीं तो सर ऐवान में फिर जाते ही नहीं ना। मैं तो आधा तीतर आधा बटेर की सियासत समझ नहीं रही। विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज। सर अब अगला लाहे अमल जो है, जो मेरी खबर है, वो अब ऐवान से भी इस्तीफे देने की बात होगी, जो खान साहब आप लोगों को हदायत देंगे। आपको लगता है कि ये अफनान साहब, ये पीटीआई का दुरुस्त कदम होगा? देखिए माजी में भी इन्होंने जो है वो सूबों में अपनी असम्बलियाँ तोड़ के और इस्तीफे देख लिया था। बात ये है कि देखें सियासत जो है ना वो ये जब आप कहते थे कि जी हम एयर कंडीशनर ले लेंगे, हम टीवी ले लेंगे, उस वक्त आप बड़े खुश थे कि आप 2 मिनट मेरी बात तो सुन ले यार। आप बीच में बार बार बोले जा रहे हैं, फिर बात होगी नहीं। आप आप 2 मिनट एक रुक जाए ना, आप सवाल पूछ के खुद ही जवाब देना तो शुरू हो यार। आप इतनी चीखें मारेंगे, आप मेरी बात तो सुनिए। आंसू जो है ना, इनको ये एक दूसरे से धाड़े मार के रोएंगे कि हमने क्या किया। जिस तरह जब भी कोई लॉ बनाया है, सर मुतनब्बे कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। पता नहीं क्या, मुझे उनकी बात समझ ही नहीं आ रही। मुतनब्बे कर रहे हैं, धमकी कह रहे हैं आप आगे मुस्तकबिल में ऐसा रोएंगे, ऐसी चीखें मारेंगे, ऐसे आंसू निकलेंगे। बंद हो गया वो तो ये देखें बात ये, हम तो सियासी लोग हैं, हमने तो मार्शल लॉ भी भुगता लिए हैं और पता नहीं क्या क्या हमारी लीडरशिप जो है उन्होंने बड़े साबित कदम रहे हैं। बात यह है कि आप लोगों ने लोगों की चीखें निकलवाने के लिए अपोजिशन को, जब आप हुकूमत में थे तो जेल में बंद किया था और आपके लोग कहते थे कोई पूछे तो कहना खान आया है। आज आप लोगों को समझ में आया कि ये जो आप कारनामे जहाँ 18 से 22 तक करते रहे उसका आपको क्या खामियाजा? अगर आप मुझे इजाजत दे दें, 13 से 18 आपको कुछ नहीं कहा, आप उसके बाद बैठ के जो है यहाँ पे हमें भाषण दे रहे हैं कि जी ये भाई बात ये है कि आपने क्यों लोगों को अपोजिशन को बंद किया था जेलों में? कौन सा आपने आपके लोग कहते थे कि 3 से 4 हजार बंदे मार दो तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। आपके वजीर आगे चैनलों में बैठ के कहते थे 3-4 हजार बंदे ऑपोजिशन के कत्ल कर दो तो ये मुल्क बड़ा तरक्की करेगा। आज जो है आपको याद आ गया। होल्ड योर हॉर्सेस, मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे। अफनान साहब, आपके वालिद मोहतरम कहते थे कि सियासतदान कभी जेल से मरता नहीं है। ये तो हमने देख लिया तारीख में, मगर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, सियासतदान बयानिए बदलने, मौक़िफ़ बदलने से मरता है कि नहीं? ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन होगा आज। मियाँ साहब ने गिलानी साहब को घर भेजे जाने के ऊपर जलसे में कैसे खुशियां मनाई थी, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। मुझे आप जवाब देने दीजिएगा, आप लोग बीच में ना मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। जब अदलिया ने हमारे खिलाफ फैसला दिया और कहा कि आपको हम पनामा पे हटा रहे हैं, हमने ये तो नहीं कहा हम नहीं जा रहे। मियां नवाज शरीफ साहब ने उस फैसले को तस्लीम किया और इसी तरह वो कह रहे हैं कि जब अदलिया ने फैसला यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ दे दिया तो आप उसको तस्लीम करें। बेशक आपको सही लगता है कि नहीं लगता है, एक अलग बात है। वो कंसिस्टेंट हमारी क्या कहते हैं बात रही। सर आप अब आप उसको जो है वो कोई रंग देने की कोशिश करें। बड़े खुश थे सर, मिठाइयां बांटी थी, एक और जलसे के अंदर भी बहुत बातें की थी कि तुम्हारा साथ सही हुआ है, तुम आइन से बड़े नहीं हो। मगर एक और बात सर, तो फिर हमने भी वही किया ना। एक मुझे याद आती है, एक कोई बेचारी नाकारा सी एक और जजमेंट भी आई थी कि बर वक्त इलेक्शन करा लो। वो तो आपने कराए नहीं। बर वक्त इलेक्शन जो है वो बर वक्त इलेक्शन 2 या 3 महीने इलेक्शन डिले हुए हैं और वो भी इस वजह से 2-3 महीने सर। अच्छा मुझे एक बात है, मुझे क्यों निकाला आज? शायद जजेस जी एक बात जस्ट ऐड कर लूं। ये जो सियासी कैरेक्टर के जज जिन्होंने इस्तीफा दिया, हफ्ते वाले दिन कोर्ट लगा के मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए जितनी ग्रिलिंग अतर मिल्ला साहब ने हमारी की उस दौरान कि आप गारंटी करें कि मियां साहब की सेहत को कुछ नहीं होगा। शाम तक जब तक उन्होंने एंडोर्समेंट नहीं ली हुकूमत की, उन्होंने हमारी जान नहीं छोड़ी।
ये इनके हक में, और फिर ये जहाज पे चढ़ के गए। ये हुआ था पीटीआई दौर में। आपने अपनी टीम को कहिएगा बिल्कुल नहीं, मुझे याद है सर, हम रिपोर्ट कर रहे थे, वो इमरान खान साहब से बार बार पूछ रहे थे कि क्या आप लेते हैं इसकी गारंटी कि उनको कुछ नहीं होगा? क्या काबीना गारंटी लेती है? खानम की रिपोर्टें थी, शौकत खानम की रिपोर्टें थी, आपने क्यों दी वो रिपोर्ट? उसके बाद मरियम साहिबा और आप लोग अपने हॉस्पिटल से रिपोर्टें निकलवा रहे हैं, वो भी अगर गलत निकल रही है तो हमारे पास तो कोई कसूर नहीं है ना। आप कह रहे हैं उस वक्त आपने कहा कि मियां साहब एक्चुअली बीमार थे और आप लोगों को ये शौक है कि बीमार लोगों के मजाक उड़ाने का। आप कुलसूम नवाज साहिबा का भी मजाक उड़ाते थे जब वो उनकी उसके बाद डेथ हो गई। इसी तरह हर बीमार आदमी का मजाक उड़ाने का आप लोगों को शौक है, और बाद में जो है क्या कहते हैं वो उसका मसला होता है। आप लोगों को अपनी सियासत जो है वो लोगों के उस पे नहीं करनी चाहिए ना। के ऊपर किसी खातून के ऊपर अगर कोई मर जाए तो बीमार है, अगर कोई बच जाए तो बीमार नहीं है, क्या कहते हैं। शर्म ना आए वाली बातें करना, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की किसी की बीमारी के ऊपर बात करते हुए। आप लोगों का हॉस्पिटल था जिधर से सारी रिपोर्ट आई थी, आप लोगों ने एक एक चीज चेक करवाई थी। आज आप लोगों को याद आ गई वाली बात कि जी ये इतना ज्यादा ये वो मसला नहीं था, क्यों किया था आपने उसको ये वाला काम? आप शौकत खानम क्या कहते हैं? शौकत खानम को बंद करें ना, फिर शौकत खानम को बंद करें ना। शौकत खानम को क्या कहते हैं बंद करना चाहिए था ना आपको। उस वक्त आप लोग जो है ये कोई नहीं है, बातें आप लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। शौकत खानम की रिपोर्टें माइनस हो और इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ के ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप चढ़ाते हैं सीढ़ियां, आप चढ़ेंगे सीढ़ियां बड़ी जबरदस्त इतनी, तो फिर आप लोग रोक लेते ना। उस वक्त हुकूमत आपकी थी, अपनी जिम्मेदारियों से पूरा करते ना। डील करो, आप लोगों ने डीलें नहीं मारी थी, बस ये आपका काम है। आप लोगों ने डील नहीं की, हमने डील की, हमारा लीडर अंदर भाषण दे रहे हैं। ये कैसी डील है? ये डील करे तो ठीक है, जिसमें लीडर भी हलाल है, उसकी बेगम भी अंदर, उसकी फैमिली भी अंदर। इस तरह तो नहीं हो सकता। नहीं तो डीले तो आपने की है, वो अपनी डील क्यों की आपने? आरटीएस बिठाया क्यों? आरटीएस बिठाया आप लोगों ने भाई 2013 का इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ था। वो साइन करते हुए कौन लिख के गया था? यार साइन भी गए थे और किस तरह भागे थे बड़े जहाज पे? जो लिख के गया था वापस भी आ गया था। आप भाई भागे, आप लोग जिसने नहीं करनी होती वो डेरा में रहता है, वो तो बीमार भी नहीं हो रहा। भागे तो कारण तो आप लोग सारे बीमार हो गए। भागे तो आपके भाई भी बहुत जबरदस्त थे, भागने वाले तो पीटीआई भी बहुत जबरदस्त, भागने में तो आप लोग बड़े मास्टर हैं। भागने वाले थे या नहीं भागने वाले जब तो इधर जब आप लोगों जेल हुई तो आपकी लीडरशिप सारी की सारी जो है वो इस्तीफे देके भाग गए। मेरा लीडर तो अडयाला बैठा है, मेरा लीडर अडयाला बैठा और अभी तक आपके हाथ जोड़े। सर मुझे एक बात देखिए, अब मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि हर किसी ने अपनी कष्ट काट ली है, मगर आप लोग का किबला अभी भी दुरुस्त नहीं हुआ। सो ये पॉलिटिशियंस का हाउस तो डिवाइडेड रहेगा, तो ऑफ कोर्स डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी भी कायम रहेगी। इस सारे सिलसिले के अंदर एक और इदारा मजीद, उसके अंदर से जो रेजिस्टेंस आ रही है वो फैसल साहब शायद इतनी मायने खेज आज ना दिखा दे रही हो। आपको लग रहा है कि स्नो बॉलिंग इफेक्ट हो सकता है? मुख्तसरन फरमाइएगा। देखिए महर, अगर तो जजेस खुद निकले, देखिए स्टेप डाउन करना सिर्फ ऑप्शन नहीं है, स्टेप आउट करना पड़ेगा जजेस को। स्टेप डाउन एंड स्टेप आउट नहीं निकले तो फिर तो और क्या तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से इस्तीफे दे के स्टेप आउट होगी? देखिए तहरीक इंसाफ के पास तो 1.5-2 महीने, ये जो अभी आने वाला महीना 1.5 है, हुकूमत के पास यही जहां से, वरना तो हमारे पास ऑप्शंस कोई नहीं है। हम फिर क्या करें? अब मुझे बताइएगा, इस सिस्टम के अंदर अगर आप एक ही अकेले रह जाएं अफनान साहब, ऑपोजिशन भी बाहर चली जाए, आप ही खुद आपकी बनाई हुई तरमीम से लाए गए जजेस, उन्हीं की एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और मजीद तमाम बॉडीज और एक ऐसा सिस्टम सर कि जिसके अंदर ऑपोजिशन ही ना हो, अदलिया ही के ऊपर सवालिया निशान हो, कितनी देर चला लेंगे? देखिए 26वीं आईनी तरमीम में तो पीटीआई भी इसमें पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थी। मेरे सवाल उन्होंने बाकायदा जो है उसको बाहर निकल के उसको एंडोर्स किया। अगर इस्तीफे देके बाहर आ जाते हैं सर, नहीं इस्तीफे देके बाहर आ जाते हैं तो इलेक्शन हो जाएंगे वहाँ पे। देखें बात ये है कि इनको ये वाली बात समझनी चाहिए कि सिस्टम चलता रहेगा। ये जो समझ रहे हैं कि जी ये बड़ा, ये इन्होंने पहले इस्तीफे देके कर लिया था ना जो करना था, क्या हुआ? इनकी अपनी हुकूमतें खत्म हो गई, तो ये इनके इस्तीफे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इमरान खान साहब अगर बड़े जमहूरी हैं ना, बड़े वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो वो आज भी कहते हैं मैं जमहूरी कुव्वतों से बात नहीं करूंगा, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। चलता रहेगा सर, ये मेरा आज का इंशाल्लाह निजाम चलेगा और मुल्क नहीं चल सकता इस तरह से, ये भूल जाइएगा। बिल्कुल चलेगा। अगर आपने अपोजिशन को असेंबलियों से, हम अपोजिशन को बिल्कुल नहीं निकालना चाहते, वो फिर आपसे ये इतने निकम्मे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसका एडिफिस जो है बहुत शेकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
6 माह गुजरने के बावजूद भारत अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की इबरतनाक शिकस्त भूल नहीं पाया। गुज़िश्ता रोज एक बार फिर भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि मे का तनाज़ा तो सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म तो अभी शुरू ही नहीं हुई। ट्रेलर के बाद सब कुछ 88 घंटों में खत्म हो गया। मुझे भारतीय आर्मी चीफ की इन गीदड़ भभकियों से फिल्म शोले का वो ट्रेलर याद आ गया कि जिसमें गब्बर सिंह पूछता है कितने आदमी थे? 2 आदमी। मगर यहां भारतीय आर्मी चीफ के लिए अमेरिकी सदर का जवाब ही काफी है, 7-0। इसी फिल्म में एक जगह पर गब्बर सिंह कहता है कि जब बच्चा रात को रोता है तो मां उसे चुप कराने के लिए कहती है चुप कर जा वगरना गब्बर सिंह आ जाएगा। गुज़िश्ता 6 माह से कुछ ऐसी ही हालत भारत सरकार और भारतीय आर्मी चीफ की भी दिखाई दे रही है। जब से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से मुंह की खाई है, इसके बाद भारत की रातों की नींद हराम होती दिखाई दे रही है। दुनिया भर में रुसवाई और जलालत से कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, और अब भारत में कहीं पटाखा भी बजता है तो इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। 10 नवंबर को न्यू दिल्ली के लाल किले के करीब होने वाले धमाके में अभी लाशें उठाई ही नहीं गई थीं कि मोदी हुकूमत और उसके गोदी मीडिया ने जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर डाल दी। लेकिन इस धमाके को 8 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक भारतीय सरकार कोई ठोस शवाहिद और सबूत दुनिया के सामने न रख सकी। भारतीय आर्मी चीफ जिस ऑपरेशन सिंदूर को फिल्म का ट्रेलर करार दे रहे हैं, इस फिल्म का दी एंड 7 राफेल तैयारों की तबाही और नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से जंग रुकवाने के तरलों पर हुआ है। फिल्म शोले में जिस तरह गब्बर सिंह को हलाक करने का सीन सेंसर करके उसे सिर्फ गिरफ्तार करते दिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह भारतीय कौम से ऑपरेशन सिंदूर की तबाही और बर्बादी के मनाजिर छुपाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय आर्मी चीफ को अब इस जोन से बाहर निकल आना चाहिए कि मे की जंग सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर ये ट्रेलर था कि जिसमें 7 भारतीय राफेल तैयारों की तबाही और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की बर्बादी हुई, तो फिर पूरी फिल्म भारत के लिए कितनी भयानक होगी, खुद तसव्वुर कर लीजिए। भारतीय आर्मी चीफ ने दावा भी किया है कि भारत मुस्तकबिल के लिए पूरी तरह तैयार है, और अगर पाकिस्तान हमें ऐसा मौका देता है तो हम उसे बखूबी सिखाना चाहेंगे कि एक जिम्मेदार मुल्क अपने हमसायों के साथ कैसे पेश आता है। मगर भारतीय आर्मी चीफ की इन गीदड़ भभकियों से पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन के बादशाह के एजाज में दिए गए जोहराने के मौके पर बड़े ही 2 टोक अंदाज में भारत पर यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसे मे में दिया गया कि मुस्लिम जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। भारत सरकार और भारतीय आर्मी चीफ ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान इससे पहले भारतीय धमकियों से मरऊब हुआ है और ना ही आइंदा कभी होगा। पहलगाम में अपने ही कराए गए दहशतगर्द हमले के बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को धमकियां देता रहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत को इन धमकियों का जवाब कभी अभिनंदन की द टी इज फैंटास्टिक से मिला तो कभी राफेल की तबाही से। अब भारत सरकार और भारतीय आर्मी चीफ की बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि भारतीय आर्मी चीफ पाकिस्तान से शिकस्त पर कभी एक बयान देते हैं तो कभी दूसरा। कभी कहा जाता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मखसूस असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को शिकस्त दी, तो फिर खुद ही यह भी एतराफ़ किया जाता है कि इस नौइयत की जंग जीतने के लिए मजीद असलहा चाहिए। अब एक तरफ जंग जीतने के दावे तो दूसरी तरफ जंगी साजो सामान की फौरी तैयारी और ज़रूरत पर जोर। फिल्मी तर्ज के इस बयानिए में भारत सरकार को समझ ही नहीं आ रही कि वो अपनी खिफ़त को दुनिया से कैसे छुपाए। मोदी सरकार कभी पाकिस्तानी सरहद के करीब जंगी मशकें शुरू कर देती है तो कभी शुमाल मशरकी सूबे असम में एयर शोज शुरू कर दिए जाते हैं। अभी भी एज वी स्पीक 9 नवंबर से 20 नवंबर तक असम में भारतीय फ़ज़ाइया की मशकें जारी हैं। साथ ही साथ मशरकी सरहदों से भी किसी बड़े हमले से निपटने के पेश नज़र बांग्लादेशी सरहद के करीब फौजी अड्डे कायम किए जा चुके हैं। बांग्लादेश के साथ जारी कशीदगी और पाकिस्तान की तरफ से भारत को मशरिक से जवाब देने की खुली धमकी के बाद भारत ने बांग्लादेशी सरहद के करीब फौजी मौजूदगी बढ़ाना शुरू कर दी है। 3 मुकम्मल फाल फौजी अड्डे कायम कर दिए गए हैं। ये फौजी अड्डे ऐसे वक्त कायम किए जा रहे हैं कि जब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ खौफनाक गुस्सा सामने आ रहा है। शेख हसीना वाजिद के जरिए बांग्लादेश पर हुक्मरानी करने वाले भारत को अब बांग्लादेश के अवाम पहचान चुके हैं और मोदी सरकार की कासालेज शेख हसीना वाजिद मुल्क से न सिर्फ फरार हैं बल्कि उन्हें सजाए मौत भी सुनाई जा चुकी है। भारत की जानिब से नए फौजी अड्डों का कयाम ऐसे वक्त सामने आ रहा है कि जब पाकिस्तानी बहरिया के सरबराह ने ढाका का दौरा किया और पाकिस्तान बहरिया का जहाज PNS सैफ बांग्लादेशी बंदरगाह चटगाम पर लंगर अंदाज है। 4 रोजा दोस्ताना दौरा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तारीख में पहली बार करीब आ रहे हैं। भारत को यह खौफ भी लाहक है, मुसलसल खाया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश भी इसके कंट्रोल से निकल गया तो
तो इसकी मशरकी सरहद भी वल्नरेबल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।